नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। राजस्थान को लेकर जो सस्पेंस चल रहा था वो खत्म हो गया है और यहां भी एक सरप्राइज सामने आया भजन लाल शर्मा के नाम के तौर पे। भजन लाल शर्मा, जिनकी उम्मीद या चर्चा बिल्कुल कोई नहीं कर रहा था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये फैसला ले लिया गया है। राजनाथ सिंह ने इस पर एक संवाददाता सम्मेलन भी की। विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया। वसुंधरा राजे ने भजन लाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव दिया था और राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की रेस में जो बाकी नाम चर्चा में थे, उन सभी नामों को पीछे छोड़कर भजन लाल शर्मा के नाम पर अब मुहर लग गई है। बल्कि दोपहर तक कैलाश चौधरी का नाम सामने आया था, लेकिन अचानक से 4-4:30 के करीब में भजन लाल शर्मा का नाम सामने आया और उनके नाम पर मुहर लग गई। भजन लाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं। वहीं दिया कुमारी, राजकुमारी दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। यानी यहां पर भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला ही लगाया गया है, जहां मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान किया गया है। एक तो यहां पे दिया कुमारी हैं और दूसरे प्रेमचंद बैरवा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे। और आपको हम दिखाते हैं कि भजन लाल जी हैं वो हैं कहाँ के, उनके परिवार की इस समय क्या प्रतिक्रिया है। हमारे सहयोगी ने उनसे कुछ देर पहले बात की है। राजस्थान के सीएम की घोषणा हो गई है और भरतपुर के नदबई निवासी भजन लाल शर्मा राजस्थान के सीएम बन गए हैं। मैं उनके घर पर मौजूद हैं, उनके पिताजी और माताजी यहाँ हैं। सर, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम कृष्ण स्वरूप है। सर, आपका बच्चा सीएम, राजस्थान का सीएम बन गया, कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान की मर्जी है भैया, भगवान की मर्जी है। उम्मीद थी सर आपको कि ऐसा हो सकता है? अब भैया उम्मीद नहीं को मत दो, भाई मर्जी अपने आप उम्मीद रह जाए। भगवान के हाथ में आता सब। क्या कहना चाहेंगे साहब, आपका बेटा राजस्थान का सीएम बन गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी बात है भैया, बनी बहुत बढ़िया है। तो आप आज बात हुई थी आपकी बच्चे से? बच्चे से ना हुई, छोरा नाती रह गई, कन्हैया दे कन्हैया दे गई बात। ये उनके पिताजी थे, उनकी माताजी भी हैं, मैं बात कर लेता हूँ। माताजी, आपका क्या नाम है? गोमती देवी। माताजी, आपका बच्चा राजस्थान का सीएम बन गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान को, गिरिराज बंसी बारे को, बालाजी महाराज को, भाई की मेहरबानी भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सबके बीच में भैया खूब काम करे, अच्छा काम करे, सब आशीर्वाद मेहनती आदमी, भगवान की मर्जी है भैया। हाँ, जनता के बीच में खूब काम करे, अच्छी तरह मेहनती आदमी। हाँ, लंबे समय से वो राजनीति में थे? राजनीति में लंबे से रहते राजनीति में थे मेरे, और मेहनती तनवंत करे होगा। हाँ, वैसे नहीं राजनीति में इन्हीं ले बिल्कुल चावल रोटी खाने छोड़ दी हूँ। रोटी खा के बेटे ना उठे, पर बेटा राजनीति करी मैंने, रोटी ने धरी छोड़ जाऊँ। ये माताजी थी और ये बता रही है कि बहुत खुशी की बात है, इनको ऐसा महसूस भी नहीं था कि उनका बच्चा राजस्थान का सीएम बन जाएगा। उनके माता और पिता का यही कहना है कि राजस्थान में वो विकास करेंगे। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट। तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो सीएम बन जाएंगे, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे लेकर हैरान हैं। बीजेपी ने अब अपने तमाम अनुमानों को और तभी सभी विश्लेषकों के तमाम आकलन को खारिज करते हुए तीनों ही राज्यों में नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया। बल्कि एक पैटर्न है कि जिन नामों की चर्चा है वहाँ मुख्यमंत्री वो बनते नहीं। तीनों ही राज्य में सरप्राइज था। ये वो नाम है तीनों राज्य में जो कहीं से भी रेस में नहीं गिने जा रहे थे, जिनके ऊपर किसी भी विश्लेषण में चर्चा नहीं हुई। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, जिनका उसके पहले किसी ने नाम नहीं सुना, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और राजस्थान में भजन लाल शर्मा, बिल्कुल तीनों नए और सरप्राइज के तौर पे सामने आए और मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। भजन लाल जी ने इसके बाद अपनी एक प्रतिक्रिया भी दी है, आपको सुनाते हैं क्या कहा है उन्होंने इस पर। राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे।
ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो भजन लाल शर्मा ने सभी को धन्यवाद दिया। और ये देखिए आप, भजन लाल शर्मा जो हैं इस समय उनके साथ में मौजूद हैं दिया कुमारी भी, राजनाथ जी वहां पर हैं और गवर्नर से मिलने के लिए गए हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के अगले सीएम होंगे, इस पर फैसला हो चुका है। भजन लाल शर्मा को राजस्थान की कमान मिली है। ये ताज़ा तस्वीरें इस समय हैं जहाँ पर उनके साथ में मौजूद हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस समय ये गवर्नर से मिलने के लिए गए हैं। बीजेपी ने अपने इस कदम से भी सबको चौंकाया है। भजन लाल शर्मा का नाम कहीं भी चर्चा में नहीं था। साथ ही दिया कुमारी जो हैं वो उप मुख्यमंत्री होंगी और प्रेमचंद बैरवा भी उप मुख्यमंत्री होंगे। इसके ये भी ऐलान कर दिया गया है। भजन लाल शर्मा सांगानेर से विधायक हैं। इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वहाँ पे दिया कुमारी भी मौजूद हैं जो मुलाकात के लिए पहुँचे हैं राज्यपाल से। वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पर मौजूद है भजन लाल जी के साथ, क्योंकि यही बात बताई गई कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने ही उनके नाम का प्रस्ताव दिया, उनका नाम प्रस्तावित किया और उसके बाद उनके नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, तो सर्वसम्मति से उनके नाम पर फैसला हुआ है। साथ ही मौजूद है दिया कुमारी जिनके नाम की घोषणा कर दी गई है उप मुख्यमंत्री के तौर पर। और कुछ ही देर पहले राजनाथ सिंह ने इस बात का ऐलान किया। वहां पर एक संवाददाता सम्मेलन को भी उन्होंने संबोधित किया और उसके बाद ये फैसला सुनाया कि भजन लाल शर्मा जो हैं वो अगले मुख्यमंत्री होंगे और साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री के नाम का भी उन्होंने ऐलान किया है। पूरे सदन में श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ, इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं बहुत खुश हूं। 3 बार के रहे महामंत्री, पूरा राजस्थान का दौरा किया हुआ अनुभवी व्यक्ति, सांगानेर जैसी सीट से जीत के आए। भरतपुर को लोहागढ़ कहते हैं, लोहागढ़ का व्यक्ति लोह पुरुष बन के राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी और संजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। इस समय राजस्थान का भी फैसला आप सामने आ गया और तमाम कयास जो लगाए जा रहे थे, सभी के जो तमाम आकलन या विश्लेषण किए गए, कई तरह से चौंकाने वाला नाम यहां भी बीजेपी ने सामने रखा। संजय जी, नगमा कितने नाम गिनाएंगे? 8-10 सारे के सारे नाम चलाते रहे मध्य प्रदेश के बारे में, राजस्थान के बारे में, सारे के सारे नाम फेल हो गए। अब या तो कोई आगे से किसी को कहना हो कौन बनेगा मुख्यमंत्री तो सारे विधायक के नाम ले लीजिए, क्योंकि दोनों ही जगह ऐसा हुआ। मतलब ये खतरों के खिलाड़ी वाला काम हो गया है, किसी को कैच करना अभी तक, और कोई उसमें किसी तरह का सेफ्टी लैच नहीं है। भजन लाल शर्मा एक फर्स्ट टाइमर, जो नॉर्मली एक चीज और भी कही जाती थी, इसमें 2 चीज डिफाइन हुआ है। एक, हालांकि पहले आप देखिए फर्स्ट टाइमर को वहां उत्तराखंड में धामी जी को बनाया गया। मोदी स्वयं फर्स्ट टाइमर थे, एमएलए भी नहीं थे, उन्होंने विधानसभा नहीं गए थे, प्रधानमंत्री भी हुए तो एमपी नहीं थे। लेकिन एक फर्स्ट टाइमर को एक स्टेट, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे स्टेट का चांस देना, और क्या वजह होगी कि बिल्कुल ऐसे कोई भी नाम जिनकी चर्चा थी उनको नहीं बनाया गया और भजन लाल शर्मा को बनाया गया? लौटती हूं मैं आप लोगों के पास इस पर। हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा जुड़ गई हैं। हर्षा, कोई खास वजह जो भजन लाल शर्मा के फेवर में गई हो और वो तमाम नाम जो चर्चा में थे या जिनकी तमाम पत्रकारों या विश्लेषकों को उम्मीद थी, एक ऐसा नाम जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और शायद सुबह तक उन्हें खुद नहीं पता था या दोपहर तक भी, और एक और नाम भी चल पड़ा था कैलाश चौधरी का, और उसके बाद भजन लाल शर्मा का नाम। बहुत बड़े चौंकाने वाली बात तो ये थी ही। तो क्या चीजें उनके फेवर में गई और कैसे वो मुख्यमंत्री पद पे पहुंच गए? मेरे जल्दी से मैं पूछती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बीच में रोक रही हूँ आपको। मुकेश जी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के। मुकेश जी,
रोज भजन लाल जी हमको यहाँ पे दिख जाते थे। मैं 20 साल से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, एकदम सामान्य कार्यकर्ता, और उनका नाम तो किसी के आपने भी नहीं सोचा होगा, शायद भजन लाल जी ने भी नहीं सोचा होगा। देखिए, भजन लाल जी के साथ मैंने तो काम किया है प्रदेश की टीम में। भजन लाल जी लगातार महामंत्री भी रहे हैं, उसके पहले उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता जो जमीन से उठ के, जिन्होंने अपने सरपंच से लेके और मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं, लगातार संगठन का काम किया है, और एक महामंत्री के नाते उन्होंने बहुत मेहनत की। एक सरल और मतलब स्वभाव एकदम सरल साधारण, जैसे मैंने कहा सुबह यहाँ से जा रहे थे, किसी को मालूम भी नहीं था कि वो बन जाएंगे सीएम। निश्चित रूप से एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जिसमें एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, और मैं ये मानता हूँ ये उसी का परिणाम है कि भजन लाल जी को एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते, लेकिन जो उनकी असाधारण कार्य क्षमता है उसके आधार पर उनको काम दिया गया है। लेकिन आप भी चौंक गए थे शायद, मेरे को लगता है भजन लाल जी। अच्छा, जब वो बैठे थे फोटोग्राफ में तो तीसरे रो में बैठे थे, उनको भी नहीं पता था, है ना? निश्चित रूप से मालूम किसी को भी नहीं था, और जब घोषणा होती है तभी मालूम होता है। तो हमने देखा होगा कि जो तीनों मुख्यमंत्री बने हैं वो इसी प्रकार बने हैं। अभी कल मोहन यादव जी जब थे वो भी तीसरी पंक्ति में ही बैठे थे, आज भजन लाल जी भी तीसरी पंक्ति में ही बैठे थे। यहाँ पंक्ति का सवाल नहीं है, यहाँ कार्यकर्ता की क्षमता का सवाल है। एक साधारण कार्यकर्ता हो या असाधारण कार्यकर्ता हो, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को बड़े से बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व मिल सकता है, ये उसी का परिणाम है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी। तो मुकेश जी बता रहे थे कि तीसरी पंक्ति में बैठे थे और शायद किसी को नहीं मालूम था, उन्होंने थोड़ी देर पहले मेरे को बताया कि एकदम चौंकाने वाला नाम है, भजन लाल जी को भी नहीं मालूम था कि वो सीएम बन सकते हैं। जी, तो यही सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन रहा उनके लिए हर्षा, कि उन्हें पता नहीं था, बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल हाई प्रोफाइल नहीं थे, और बाकी तमाम नाम जो चर्चा में थे उनको वो नहीं बने वहाँ वो मुख्यमंत्री, और बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता। ये कार्य क्षमता है या उनका बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता होना, या कास्ट इक्वेशंस, कैसे इसको देखा जा रहा है? देखिए, इसमें दो चार चीज़ें हैं। एक तो ब्राह्मण फेस है ही, तो एक वो एक तरह से न्यूट्रल जो है कि ब्राह्मण जो वोटर है वो हमेशा से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा है कि साधारण जो स्वभाव है वो सब फैक्शंस को साथ लेके चल सकता है। तीसरा जो है वो ये है कि कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने हैं, वो बहुत बड़ी बात है। उससे मैसेज जाता है कि पूरा जो पार्टी काडर है वो एक तरह से एकजुट होकर काम करेगा। क्योंकि अभी जैसे हम लोगों से बात कर रहे थे इंग्लिश वाले लाइव में, तो उन्होंने भी कहा था कि भी हमको भी उम्मीद है कि हम भी बन सकते हैं। और जो अखिल भारतीय विद्या जो ABVP के जो लोग हैं, जिनका ऑर्गेनाइजेशन में ग्रास रूट में आंदोलन में काम रहता है, तो जो लोग एक्चुअली उतर के राजनीति करते हैं, एक्टिव राजनीति करते हैं, उसमें से किसी को चुनना, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, और दूसरा अगर आप कास्ट अरिथमेटिक देखें तो आप देखेंगे कि भजन लाल शर्मा के साथ दिया कुमारी राजपूत फेस और बैरवा को लिया है। बैरवा वो कम्युनिटी है शेड्यूल SC में जो ज़्यादातर बीजेपी नहीं कांग्रेस टिल्ट वाली मानी जाती है। तो मेघवाल कहते हैं कि मेघवाल जो है वो वोट देते हैं बीजेपी को और बैरवा वोट देते हैं कांग्रेस को, और ये दोनों डोमिनेंट कम्युनिटीज़ हैं। सो बैरवा को डेप्यूटी CM बनाना मतलब वो वाला SC का जो वोट बैंक है उसको भी साधना चाहती है बीजेपी। तो काफ़ी तमाम जो कास्ट इक्वेशन है उसमें भी ये गोटियां फिट हो रही हैं, और आगे जो चुनाव होने हैं उसमें भी इसका फ़ायदा होगा, ये देखा जा रहा है। हर्षा, हम लौटेंगे आपके पास कुछ ही देर में। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं यहाँ पर जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। मिथिलेश जैमिनी, आपको भी जाहिर है सब लोग चौंके थे आप, हमने भी हर्षा ने बात की, वहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं उन लोगों को भी इसका अंदाज़ा नहीं था, बहुत साधारण कार्यकर्ता हैं भजन लाल जी। यही बड़ी वजह रही कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और उनके नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने किया और तमाम लोगों ने सर्वसम्मति से उनके नाम पर हामी भरी। देखिए, निश्चित रूप से भजन लाल शर्मा को जो CM बनाया गया, वो एक मैसेज दिया गया कि जो ग्रास रूटर हैं, जो भाजपा के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट है। एक सबसे बड़ा मैसेज। दूसरा मैसेज, वो नदबई के रहने वाले हैं और भरतपुर के और जो यूपी के हैं उनके बेटी रोटी का संबंध है। जो भरतपुर का जो मैसेज है वो यूपी के ब्राह्मणों में भी बहुत पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि यूपी में भी ब्राह्मणों का बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो 2024 की स्ट्रेटेजी को देखते हुए ये मोदी जी ने एक परफेक्ट डिसीजन लिया है। और हरदेव जोशी के बाद में राजस्थान में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनाता, तो ये जो कार्ड खेला है वो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव कार्ड है। दूसरा, जो दिया कुमारी जी का कार्ड खेला है डिप्टी CM के रूप में,
वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि वो महिला हैं, इसके अलावा वो सहज सरल हैं। वो भी भजन लाल जी की तरह ही आते तो राज परिवार से हैं। वो सवाई माधोपुर जाती है, एमएलए बन जाती है, वो राजसमंद जाती है, वो सांसद बन जाती है, और जब वो विद्याधर नगर आती है तो राजस्थान की सबसे बड़ी जीत अपने नाम करती है। जब भजन लाल शर्मा का सबसे पॉजिटिव फैक्टर यही है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं, कार्यकर्ता है, एक छोटी सी जगह से आए हैं और बांके बिहारी बंसीवारे की उन पर पूरी कृपा है। जैसा उनके पिता ने बोला है कि वो बांके बिहारी बंसीवारे की उन पर पूरी कृपा है। और प्रेमचंद बैरवा, जिन्होंने लोगो जागो रे नागर आगो रे, बाबूलाल नागर जो सबसे नजदीक थे मुख्यमंत्री के, उसको परास्त किया है। इसके अलावा प्रेमचंद बैरवा को बनाने से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एससी वोट बैंक, जो कांग्रेस का हार्डकोर वोट बैंक माना जाता है, उसमें बड़ी सेंधमारी हो जाएगी। और पिछली बार ममता भूपेश को बनाया गया था लेकिन बैरवा नहीं लिखा था, और अशोक बैरवा जो 4 बार के एमएलए जीते थे खंडार से, उनको नहीं बनाया गया था, उससे बैरवा कम्युनिटी नाराज थी। तो उस नाराजगी में यज्ञ में हवन में आहुति का काम किया है बैरवा कम्युनिटी को साधने के लिए भाजपा ने। और पूर्वी राजस्थान में बैरवा कम्युनिटी के वोट बहुत हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट काम किया है कि जो अशोक बैरवा खंडार को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से अशोक गहलोत के कार्यकाल में बैरवा नाराज थे। हालांकि वो इस बार चुनाव हार गए खंडार से। उस यज्ञ में अहम आहुति दी है प्रेमचंद बैरवा, जिन्होंने बाबूलाल नागर, जो अशोक गहलोत की किचन कैबिनेट के मेंबर हैं, जो दावे भरते थे सबसे देश का छोटा जिला जिन्होंने जिद करके बनवाया और उनको घर में परास्त किया। तो ये प्रेमचंद बैरवा का फैसला भी बहुत चौंकाने वाला है। लेकिन जयपुर जिले से 2 डिप्टी सीएम हो गए, दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा, और भरतपुर से आए हैं तो जयपुर से ही मुख्यमंत्री हो गए, यानी तीनों जयपुर से हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सीएम और दोनों डिप्टी सीएम जयपुर से हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल के आया। और बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट चीज पावर ये है सेंटर जो है सत्ता वो जयपुर में केंद्रित है इस समय। तीनों जो हैं वो जयपुर से ही हैं और ये महत्वपूर्ण है। एक ब्रेक लेंगे हम, हमारे साथ जुड़े रहें आप। भजन लाल शर्मा के बारे में लोग अब तक बिल्कुल जानते नहीं हैं। जाहिर है कि वो एक आम कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता रहे, उन्हें खुद इस बात का अंदाजा नहीं रहा कुछ समय पहले तक कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वो पहुंच सकते हैं। एक संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता इस ऊंची कुर्सी तक पहुंच सकता है, और दूसरे जो कास्ट इक्वेशंस हैं उसकी बात भी की जा रही है। इसके साथ साथ इसमें यह भी है कि इनके नाम का प्रस्ताव खुद वसुंधरा राजे सिंधिया ने रखा और बाकी लोग जो हैं वो सब सर्वसम्मति से इस नाम पे सहमत थे। तो ऐसी क्या बात है भजन लाल शर्मा पे जो ये एक आम सहमति से यहाँ पर अब मुख्यमंत्री के दावेदार बने और उनके नाम पर सहमति हो गई है। विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की रेस में बहुत सारे नाम चर्चा में थे, लेकिन इन सभी नामों को पीछे छोड़कर भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लगी है। भजन लाल शर्मा जयपुर की ही सांगानेर सीट से विधायक हैं और इसके साथ साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा यहां से उप मुख्यमंत्री होंगे। दिया कुमारी भी जयपुर से ही हैं और इसलिए ये कहा जा रहा है कि अब जो सत्ता का केंद्र है वो जयपुर ही हो गया है। इस पे बातचीत हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह मौजूद जुड़े हुए हैं। संजय, बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि जो भजन लाल शर्मा हैं उनके फेवर में क्या चीजें रही, और एक बार फिर से बता देते हैं लोगों को भी कि भजन लाल शर्मा जो हैं वो हैं कौन, क्योंकि आज से पहले सिवाय वो पत्रकार जो दिन रात राजस्थान को कवर कर रहे थे उसके अलावा बहुत लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं थी। एक आम साधारण कार्यकर्ता बीजेपी के और जिनका एबीवीपी और आरएसएस का बैकग्राउंड है। लेकिन बता दें कि भजन लाल शर्मा जो हैं ये सांगानेर से बीजेपी के विधायक हैं और बिल्कुल पहली बार विधायक बने हैं। राजस्थान बीजेपी के ये महासचिव भी हैं, एबीवीपी से जुड़े हैं और संगठन के आदमी माने जाते हैं और अब वो पार्टी का ब्राह्मण चेहरा बन रहे हैं। तो इनका घर जो है वो दरअसल भरतपुर में है, लेकिन इन्होंने चुनाव लड़ा सांगानेर से और वहीं से विधायक बने हैं। तो भरतपुर जो है वो उत्तर प्रदेश से भी काफी लगा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर से एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री के पद पर लेना उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। पर जो लोग नहीं बने मुख्यमंत्री, जिनके नाम चर्चा में थे, उनके खिलाफ भी क्या बातें रही होंगी संजय? कई नाम हम लोग लगातार जिस दिन से काउंटिंग हुई उस दिन से चर्चा कर रहे थे और पहले तो जाहिर है कि दिया कुमारी का नाम, अब वो उप मुख्यमंत्री बन रही हैं। खुद वसुंधरा राजे का नाम, उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो था ही, लेकिन अश्विनी वैष्णव तक का नाम यहाँ पर चल रहा था, बल्कि दोपहर तक किसी और का नाम भी यहाँ पर था। तो जो चीज़ें
कहा जाता है एक मजाक के तौर पे कि जिनके नाम चल पड़ते हैं या जिन लोगों को जानकारी हो जाती है वो तो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनते बीजेपी में, और वही ट्रेंड कंटिन्यू रहा है सरप्राइज का। बिल्कुल संजय, वो सरप्राइज और सीक्रेसी एकदम हॉलमार्क हो गया है। पिछले 10 साल में आप कहीं भी कुछ भी गेस करने की कोशिश करें, आप नहीं कर पाते। लेकिन उससे एक लार्जर मैसेज ये निकल करके आता है। देखिए, 2-3 चीजें। एक तो पहला ये है कि एक अलग तरह का एक जेन नेक्स्ट की पौध तैयार की जा रही है अलग स्टेट में बीजेपी द्वारा, जो आने वाले कम से कम 1 दशक और उससे ज्यादा के लिए वो सक्षम एक नेतृत्व प्रदान करें देश में, और साथ में पार्टी के लिए काफी यूजफुल एसेट साबित। किसी के खिलाफ ऐसा है, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि ये हो सकता है कि समय के साथ एक नई ऊर्जा की जरूरत है, एक नए एनर्जी की, एक नए विगर की। नए लोग आते हैं, कई बार उनको प्रूव करने की एक शिद्दत होती है, शिद्दत से काम करेंगे, प्रूव करेंगे। और मुझे लगता है कि जो लोग जैसे यहाँ आप देखिए वसुंधरा राजे को, उनको सम्मान, आज जो भी सम्मान और डिग्निटी देना चाहिए था वो दिया गया। उन्होंने इनाम की घोषणा करी, उनके करीबी भी माने जाते हैं। वो राजनाथ जी के बगल में भी बैठी थी वसुंधरा राजे, और उन्होंने ही वो चलाया। वही पिछले दोनों प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने उनका नाम प्रस्तावित किया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने नाम प्रस्तावित किया अगले मुख्यमंत्री का। तो एक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत एक मैसेज ये है कि एक नई जनरेशन ऑफ लीडरशिप तैयार की जा रही है और उसको नर्चर किया जाना। अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल, वापस लौटते हैं संजय। अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, जो संजय बात कह रहे हैं कि एक अब ये क्लियर है कि ये जनरेशनल शिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है बीजेपी तीनों राज्यों में। देखे, एक तो सरप्राइज वो हमेशा बना रहता है कि जिन नामों की चर्चा रहेगी वो तो नहीं बनेंगे, और इसलिए एक नया नाम सामने यहाँ भी आया। और दूसरे की एकदम एक जनरेशनल शिफ्ट अब देखा जा रहा है इसको। जो अटल आडवाणी के ज़माने से नेता प्रमुख चेहरा बीजेपी का बने हुए थे पिछले 2 दशक से इन तीनों ही प्रमुख राज्यों में, अब उनकी जगह नए चेहरे आ गए हैं। अब ये नए चेहरों के सहारे बीजेपी न केवल मिशन 2024 का में अपनी नैया पार लगाना चाह रही है, बल्कि कोशिश ये भी होगी कि उदाहरण के तौर पर राजस्थान जैसा राज्य जहाँ पर कि ये रिवाज बन चुका है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो बीजेपी की कोशिश होगी कि अगली बार जब भी विधानसभा चुनाव में जाती है पार्टी, तो कम से कम दोबारा चुन करके आए, ये उसका प्रयास रहेगा। तो ये भी उसके सामने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। दूसरी बात यह भी है कि जिस तरह से जातीय समीकरणों को साधा गया है, जिसको कि बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग बोलती है, वो भी बीजेपी पूरी तरह से अपने आने वाले विधानसभा चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव के हिसाब से उसने ये कदम उठाया है। उदाहरण के तौर पर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया है, और पूरे जो उत्तर भारत है यहाँ पर बीजेपी की जितनी भी सरकारें हैं, कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री अभी तक नहीं था। उप मुख्यमंत्री ज़रूर थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी गई थी। तो छत्तीसगढ़ में ब्राह्मण दिया गया, मध्य प्रदेश में दिया गया, अब यहाँ पर भी। ये जो कास्ट फैक्टर है वही सबसे महत्वपूर्ण रहा, यहाँ पर भजन लाल शर्मा के फेवर में गया। बिल्कुल, कास्ट फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, और सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहती है बीजेपी, वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। क्योंकि राजस्थान में चाहे तो ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव काफ़ी क्षेत्रों में है, और यही कारण है कि लंबे समय से ये मांग की जाती रही थी। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष भी सीपी जोशी को ब्राह्मण को बनाया था, और अब मुख्यमंत्री भी बीजेपी ने ब्राह्मण बनाया है। तो इसके पीछे सोच यही है सोशल इंजीनियरिंग की। लेकिन एक बात ज़रूर है कि गुर्जर और जाट समाज, जिनका काफ़ी समर्थन बीजेपी को मिला है, क्या देखने की बात होगी कि मंत्रिपरिषद की जब गठन होता है तो क्या उनको उसी तरह से नुमाइंदगी दी जाती है या नहीं। जी। और अखिलेश जी, दोपहर तक तो ये नाम कैलाश चौधरी का चलने लगा था, फिर वो कब कैसे हुआ, कैसे पलट गया अचानक से, फिर एकदम 4 साढ़े 4 के करीब ये नाम सामने आ गया, मोहर लग गई इसके ऊपर, क्या कैसे हुआ ये सब? देखिए, ये सब नाम जो है अटकलें होती हैं। आप जानती हैं बीजेपी अब इतने साल से किस तरह से काम कर रही है। अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाना हो तो उसको पार्लियामेंट जाने के लिए क्यों कहा जाएगा मंत्री को, क्यों चार्टर प्लेन की बात कही जाएगी, चार्टर प्लेन लेकर के वो आ रहे हैं। ये एक स्मोक स्क्रीन जिसको आप बोलते हैं वो है, ताकि मीडिया जो है पूरा उस तरफ भागे और मीडिया का ध्यान इनके ऊपर नहीं जाए। भजन लाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री बनने वाले थे, जो कि आज तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, जैसे कि कल मोहन यादव जो थे वो तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे। तो ये बीजेपी की अपनी एक रणनीति होती है मीडिया को हमेशा सस्पेंस में रखने के लिए। तो उसी के तहत ये नाम जो है आगे कुछ हल्के में चलाया गया था। और वसुंधरा राजे की सहमति, इन्होंने ही प्रस्ताव दिया इसका, तो वसुंधरा राजे से कुछ इनकी पहले मतलब ये लॉयल रहे हैं, हालांकि इनके एबीवीपी और आरएसएस का बैकग्राउंड है, इनका कार्यकर्ता रहे हैं, तो इनके नाम पर जो तमाम सहमति और वसुंधरा राजे का प्रस्ताव देना, इसके बारे में कैसे हुआ ये?
देखिए, तीनों ही राज्यों में जो बड़े चेहरे रहे हैं बीजेपी के, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा, तीनों ने ही विधायक दल में नए मुख्यमंत्रियों के नामों का प्रस्ताव किया। इसके पीछे बीजेपी यही संदेश देना चाहती है कि पार्टी के भीतर किसी भी तरह का कोई मन मुटाव नहीं है। ये भी जो भी फैसले हो रहे हैं सब आम सहमति से हो रहे हैं। सारे वरिष्ठ नेता इन फैसलों में शामिल हैं और आगे भी इसी तरह से सब मिलजुल करके काम करते रहेंगे। ये संदेश देने के लिए वसुंधरा को ये जिम्मा दिया गया। हालांकि बीच में ये भी खबरें आई थी कि उन्हें ऑफर दिया गया कि आप भी जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में स्पीकर बनाया है, रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में स्पीकर बना रहे हैं, वैसे ही आप भी राजस्थान में स्पीकर बन जाइए। लेकिन खबर ये है कि उन्होंने इससे इनकार कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि वो इस तरह की जिम्मेदारी ले। ये एक बात आई, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई और इसीलिए जो है दूसरा नाम स्पीकर के लिए रखा गया। जी जी, धन्यवाद अखिलेश। हमारे साथ मिथिलेश जैमिनी भी जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जी, ये स्पीकर की बात हो रही है, वसुंधरा राजे के पास ये भी प्रस्ताव रहा, पर अब वसुंधरा राजे ने प्रस्ताव तो कर दिया है इनके नाम का, भजन लाल का, लेकिन क्या अब माना जाए कि राजस्थान की राजनीति में उनकी जगह? देखिए, निश्चित रूप से वसुंधरा राजे एक कद्दावर चेहरा रहा है, लेकिन जब पीढ़ियों का बदलाव होता है, जब बायोलॉजी में कायांतरण प्रक्रिया होती है, तो कायांतर प्रक्रिया में जो एक बायोलॉजिकल वर्ड है कि आपको कुछ त्याग करना पड़ता है। नई जन्म आती है, नई जनरेशन आती है, तो उसके लिए आपको जगह खाली करनी पड़ती है। तो शायद भाजपा शिफ्ट है, ये तो जनरेशनल शिफ्ट तो है ही। वाडवानी के एरा के लोग अब कहीं नहीं रहे, लेकिन वसुंधरा राजे मतलब अब राजस्थान में एक्टिव नहीं रहेंगी, ये इसने बिल्कुल ये सील हो गया। ऐसा नहीं है, वसुंधरा राजे एक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि वसुंधरा राजे शायद जो मार्गदर्शक मंडल है, क्योंकि राजस्थान की जो आर्थिक स्थितियां बहुत आईसीयू में है और जो कानून व्यवस्था वो भी आईसीयू में है, तो अनुभव और युवा दोनों मिलकर, युवा जो कहीं न कहीं राजस्थान में सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो वसुंधरा राजे जिस अंदाज में उन्होंने आज इनका नाम लिया है, अब वो क्या प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि पहले उनके लिए चलाया गया खबर की वो रिसोर्ट पॉलिटिक्स कर रही है, कई विधायक उनसे मिल रहे हैं, लेकिन आज उनका सहज सरल अंदाज ये बता रहा था कि मैडम शायद इस चीज के लिए तैयार हो गई। ये ठीक है कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए उनका नाम चला, बताया, जो पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि अब राजस्थान में जाट कम्युनिटी को कैसा साधा जाएगा, क्योंकि हरियाणा में सितंबर में चुनाव है और जाट कम्युनिटी यूपी में भी बहुत है। तो क्या अब जाट का क्या होगा? और पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने 4.5 साल रीट की चीट, तमाम करप्शन, उन मुद्दों को उठाया, अब किरोड़ी लाल मीणा को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये एक अहम सवाल होगा। और गुज्जर कम्युनिटी, जिस गुज्जर कम्युनिटी ने सचिन पायलट का हाथ छोड़ा और भाजपा का दामन थामा, उस गुज्जर कम्युनिटी को क्या मिलता है, ये भी एक अहम होगा। और राजपूत कम्युनिटी में दिया कुमारी बन गई है, लेकिन फिर भी उनके लिए उम्मीद जारी है। लेकिन ये तय है कि वैश्य वर्ग ने भी, जो भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, उसमें कालीचरण सर्राफ जो 8 बार जीत कर आए, मालवीय नगर से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है, उनका क्या होगा? तो अभी काफी कुछ कुंडलियां खुलनी बाकी है। लेकिन वसुंधरा राजे फैक्टर रही है, जो चुनाव से पहले भी थी, टिकट वितरण में भी थी, और जब 115 जीत गए उसके बाद भी थी। लेकिन कहीं न कहीं आला कमान के पास वो रिपोर्टें थी कि राजेंद्र राठौड़ चुनाव कैसे हारे, कितने बागी खड़े हुए, कि यूनुस खान के लड़ने से ज्योति मिर्धा ने कैसे मात खाई, ये तमाम मुद्दे कहीं न कहीं आला कमान के पास पहुंच चुके थे। और वसुंधरा राजे जी को भी पता था कि दाल नहीं गलेगी। शायद रिसोर्ट पॉलिटिक्स के बाद वो अपने बेटे को लेकर जिस प्रकार जगत प्रकाश नड्डा के पास गई, जैसे प्रिंसिपल के पास माँ अपने बेटे को लेके जाती है कि भूल हुई, माफ कीजिए, रेस्टिकेट मत कर दीजिए, छोटी सजा दे दीजिए, उसी दिन तय हो चुका था कि मैडम अब लो प्रोफाइल पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है। और तो ये साफ हो गया है कि दो प्रोफाइल पॉलिटिक्स की तरफ चली गई वसुंधरा राजे। आखिरी सवाल संजय आपसे कि 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं, जिनसे एक तो कहा जा रहा है ब्राह्मण चेहरा हो गए और राजपूत वोट और एससी वोट साथ आ गया, तो ये तमाम चीजें साधी गई यहाँ पर राजस्थान में। दिया कुमारी के साथ साथ एक तो महिला चेहरा और राजपूत चेहरा, और पीपल्स प्रिंसेस कहा जाता है, वो उनकी एक लोकप्रियता रही, तो ये भी एक संदेश यहाँ पर महिला को भी सामने लाने का संदेश और राजपूतों का। लेकिन सवाल गुर्जर कम्युनिटी का भी है, जैसा कि मिथिलेश जी भी उठा रहे थे। सीएम या डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 जो बनाए गए हैं, उनको मिला दे तो 3 ही जाति का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो सभी जातियों का इसके बाद कई तरह के मंत्रिमंडल बनेगा, उसके अलावा भी बहुत सारे दायित्व तय होंगे, संगठन में दायित्व तय होंगे। तो मेरे ख्याल में वो जो जातिगत सम्मिश्रण की बात है का ध्यान में रखा जाएगा, जैसा इसमें रखा गया है। क्योंकि अगर इतनी दूर की सोच है
कि ये जो 3 चीफ मिनिस्टर्स बनाए गए, एक शेड्यूल ट्राइब, एक यादव और तीसरा जो है वो राजपूत, सॉरी ब्राह्मण, और उसके साथ जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं उनकी जातियों का ख्याल किया गया, स्पीकर का ख्याल किया गया, और मंत्रिमंडल के गठन में बाकी जो समुदाय हैं उनका वो ख्याल किया जाए। तो अगर ये सोशल, जी हाँ बोलिए। जो सोशल इंजीनियरिंग है वो मतलब एक तरह से लगभग कंप्लीट है। एक वो है कि एक जो मैसेज है कि आप किसी कम्युनिटी के हैं, जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस मध्य प्रदेश में जो हुआ यादव कम्युनिटी बीजेपी को बहुतायत में वोट नहीं देती है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट देती है, मतलब बिहार यूपी में, लेकिन असेंबली इलेक्शन में तो बिल्कुल ही नहीं देती। उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को अगर छोड़ के आएंगे यहाँ जैसे डिप्टी चीफ जी के तो ये मैसेज भी है कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी आला कुर्सी तक पहुंच सकता है, और कास्ट इक्वेशंस तो हैं, लेकिन ये एक तो जनरेशनल शिफ्ट और तमाम कार्यकर्ताओं को ये मौका देने की बात, ये भी संदेश गया है तीनों ही राज्यों में। लेकिन जो अब कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल बनेगा उसमें भी क्या इस कास्ट इक्वेशन का ध्यान रखा जाएगा, अब क्या होता है यहाँ पर हर कुछ जो एक सीक्रेसी और सरप्राइज है वो एलिमेंट हमेशा मौजूद रहता है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह है। मध्य प्रदेश में सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और छत्तीसगढ़ में ये शाम 4 बजे होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों समारोह में मौजूद रहेंगे। पहले मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़ में इन दोनों शपथ समारोह में प्रधानमंत्री शरीक होंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने से चूक गए, और इस बार बीजेपी की जीत में उनकी लाडली बहन योजना का एक अहम योगदान रहा, ऐसा कहा जाता रहा है। आज शिवराज से मिलने इस योजना के कुछ लाभार्थी पहुंचे। इस दौरान कुछ तो फूट फूट कर रोती भी दिखाई दी और शिवराज सिंह चौहान उन्हें ढारस बंधाते दिखे, लेकिन इस दौरान शिवराज भी भावुक हुए। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहनों के लिए वो अपना काम जारी रखेंगे। दिल्ली जाने के सवाल पे उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मर जाना है। मामा ने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मामा दिल्ली नहीं जाएंगे। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान ये कर दिया है कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे और अपने लिए कुछ मांगेंगे नहीं। तो राजस्थान का सस्पेंस तो खत्म हो गया। अब कल 2 जगह का शपथ ग्रहण है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और इस समय 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।